नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखेंगे। बच्चों, यदि हम देखें हिंदी साहित्य के लिखने के क्रम को, तो वो हज़ारों साल पुराना है, चला आ रहा है। हम आदिकाल की जब बात करते हैं तो संवत 1050 से उसे शुरू माना गया है, प्रारंभिक काल जिसे हम कहते हैं। तो हिंदी साहित्य प्रभूत मात्रा में सभी जगह पर लिखा गया, उसका संकलन करके उसका लेखा जोखा हिंदी साहित्य के इतिहास में संकलित किया जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है, सुदीर्घ है। और यदि हम बात करते हैं इतिहास से साहित्य लेखन की, साहित्य के इतिहास लेखन की, तो थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है कि जहाँ पर इतिहास हमें राजनीतिक घटनाओं की, तारीखों की जानकारी देता है, कारण परिणाम बताता है, वहीं पर जो साहित्य का इतिहास है वो इससे भी आगे जाकर मानवीय प्रयासों का, अनुभूतियों का और उसके अनुभवों का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। तो इसीलिए साधारण इतिहास से हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा अनोखा और विशेष हो जाता है। यदि हम साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो जो सबसे पहला प्रयास है वो हमें दिखाई देता है गारसात तासी ने, जो उन्होंने 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना करके किया था। इस ग्रंथ में बच्चों हिंदुई और हिंदुस्तानी के बारे में पहली बार क्रमबद्ध रूप से लिखा गया था। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त था। पहला भाग 1839 में, उसमें कवि का परिचय था, और दूसरा जो भाग है उसमें 1847 ईस्वी में, उसमें कवि की रचनाओं के उदाहरण भी साथ में थे, और ये सब फ्रांसीसी भाषा में अनुदित थे। श्री किशोरीलाल गुप्त ने अपने साहित्यिक निबंध नामक पुस्तक में जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखा जोखा दिया है, उसमें गारसात तासी की इस पुस्तक के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। उसके पश्चात बच्चों इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो दूसरी पुस्तक प्रकाश में आई वो सन 1883 ईस्वी में, और इस पुस्तक के लेखक थे शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कविताओं के उदाहरण आदि भी प्रस्तुत किए थे। तो इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि यह एक तरह से पिटारा जैसा बन गया, लेकिन फिर भी अपने समय की कविता के कतिपय उल्लेखनीय साक्ष्य हमें इसमें दिखाई देते हैं। इसके पश्चात बच्चों जो तीसरा प्रयास था वो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का जो विशेषांक था, उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के स्वरूप और विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, वो उनके बाद के जो इतिहासकार हैं उनके लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। और जो मुख्य बात थी वो ये कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किया और स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
ग्रियर्सन ने जो ये है ग्रंथ और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसके विवेचन की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय को एक नाम दिया। इस ग्रंथ में प्रत्येक काल की जो युगीन काव्य प्रवृत्तियां थी उनका चित्रण किया गया है। इवन गौण कवियों का उल्लेख भी उन्होंने इसमें किया है और इसके साथ साथ संबंधित जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, साहित्य की प्रेरणा के जो स्रोत हैं, उनको भी उद्धृत करने का पहली बार प्रयास किया। ग्रियर्सन ने इस पुस्तक को अंग्रेज़ी में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। और बच्चों, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ के 3 भाग 1913 ईस्वी में और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा नहीं दी। जैसा हम इसके शीर्षक में देखते हैं, उन्होंने इसको शीर्षक प्रदान किया था मिश्र बंधु विनोद, उसका नाम है पुस्तक का। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इतिहास की संख्या उन्होंने नहीं दी, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने ये पूरा प्रयत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास ग्रंथ सिद्ध हो। मिश्र बंधुओं ने इसे परिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक और तो लगभग 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया और दूसरी ओर 8 से भी अधिक कालखंडों में इसे विभक्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के महत्व को स्वीकार किया है और यह लिखा है अपने इतिहास में कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। इसके पश्चात इतिहास लेखन की परंपरा को तर्कसंगत और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वोपरि नाम भी आचार्य शुक्ल का ही लिया जाता है। हिंदी साहित्य के सभी आलोचकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित जो ग्रंथ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे सर्वोच्च स्थान देते हैं। यह ग्रंथ बच्चों 1929 में प्रकाशित हुआ था और मूल रूप में यह विषय सामग्री नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था और वही बाद में संशोधित होकर पुस्तक रूप में हमारे सामने आया। और आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ में लगभग 900 वर्षों के इतिहास को समेटा है और आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल नामकरण करते हुए इसका काल विभाजन भी किया है। तो आदि से अंत तक चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए उसे साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य उसका दिखाना और उसे ही साहित्य के इतिहास के रूप में अभिव्यक्त करना इस ग्रंथ की विशेषता है। साहित्य के इतिहास की अनिवार्यता पर भी शुक्ल जी ने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने माना है इस चीज़ को कि उच्च शिक्षा के विधान के साथ ही साहित्य के जो विचार हैं उनका श्रृंखलाबद्ध इतिहास ज़रूरी है, ताकि जो प्रवृत्तियां हैं काल के अनुसार जिनमें बदलाव है, उनके प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की अलग अलग शाखाओं के प्रस्फुटन को काल विभाजन के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सके। 700-800 वर्षों की जो संचित ग्रंथ राशि सामने आने लगी थी हिंदी की, उस पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना अभी तक नहीं हुई थी और डॉक्टर शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने इसे
सुगमता से प्रभूत सामग्री के साथ इसका वर्गीकरण करते हुए लिखा। आचार्य शुक्ल के उपरांत बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस पुस्तक में ऐसे अनेक स्वतंत्र लेख हैं जो हिंदी साहित्य के क्रम को और विवरण को प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि साहित्य के इतिहास को समझने की दिशा देते हैं और साथ ही दृष्टि प्रदान करते हैं। द्विवेदी जी ने नाथों और सिद्धों के साहित्य और भक्ति आंदोलन के उदय पर अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य से जो धारणाएं स्थापित की थी, उन्होंने इतिहास के स्वरूप में बहुत ही उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। इसके साथ ही द्विवेदी जी ने नाथों और सिद्धों की वाणियों, उनकी विचार सरणियों, उनकी पद्धतियों, उनकी काव्य शैलियों का कबीर साहित्य पर प्रभाव बताते हुए धार्मिक कहे जाने वाले साहित्य को शुक्ल जी की तरह साहित्य से अलग नहीं किया, बल्कि उसको उसका ही एक भाग बताया। और इसके साथ ही एक और उपलब्धि जो द्विवेदी जी की रही वो यह कि उन्होंने हिंदी के प्रेमाख्यानों को भी मूल स्रोतों का उनका अनुसंधान करते हुए प्रतिपादित किया कि इनकी कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित मानी जा सकती है। इसके बाद साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से लिखा। साहित्य के इतिहास विवेचना को प्रस्तुत करने में बच्चों जिन विद्वानों का सहयोग रहा है उनमें एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की रचना परंपराएं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश का हिंदी साहित्य का इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत सारी शोधपरक पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन मान्यताओं के साथ विश्लेषित किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपूर्णानंद जी के संपादन में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये बहुत ही उल्लेखनीय रचना है साहित्य की इतिहास लेखन में। और इस ग्रंथ में साहित्य के इतिहास को 16 भागों में विभक्त किया गया है। साहित्य के ख्यातनाम आलोचक इसके संपादक मंडल में सम्मिलित किए गए थे और इस ग्रंथ में इतिहास लेखन की प्रक्रिया को सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी केंद्रित किया गया है। दूसरा ग्रंथ जो लेखनीय है वो नगेंद्र के संपादकत्व में हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ लगभग 731 पृष्ठों का है जिसमें विभिन्न विद्वान आलोचकों ने विषय के सभी आयामों को बहुत ही विस्तार से विवेचित किया है। तो इस तरह से बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। ये बहुत ही वैज्ञानिक इसे माना जा सकता है और इसमें अधुनातन क्रम हमेशा बना रहेगा। जब आज हम 21वीं सदी में हैं तब ज्ञात होता है कि विषय से संबंध कालों, काव्यधाराओं, विधा विशेष से संबंधित अनेक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है और ये जो सारी पुस्तकें हैं वो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में, जानने में हमें बहुत योगदान देती है और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत
कही जा सकती है। तो बच्चों, आपको भी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए, जो कि आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास प्रथम और द्वितीय पेपर में सम्मिलित किया गया है, इसीलिए आपको भी जो भी आपको रुचिकर लगे, जो भी आपको समझ में आए, वो कोई भी एक लेखक का हिंदी साहित्य का इतिहास खरीद लेना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।